सिर्फ 1 घंटे बाद ही वो गालियां देता हुआ खुद उठकर बैठ गया। इतनी तेज खुद ब खुद ठीक होने की ताकत किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। उसके बाद तीनों लैब में पहुंचे और बज के शरीर में हो रहे बदलावों का एनालिसिस करने लगे। आखिर में रॉस ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक अंदाजा लगाया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिश्ता शायद पर्मियन पीरियड के किसी जीव से है जो खत्म नहीं हुआ बल्कि आज तक जिंदा बचा हुआ है, और बज एक तरह से उसका रक्षक बन गया है। रॉस की बातों पर फुलमर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप एक सफेद कागज पर गोल गोल सर्कल बनाता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बज बनाया करता था। तभी अचानक इंटरकॉम पर मार्क की आवाज गूंजी। उसने सबको तुरंत कंट्रोल रूम बुलाया। वहाँ पहुंचकर पता चला कि समुद्र तल से जुड़ी पाइपलाइन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। मार्क को शक हुआ कि ये सब बज और गारो की हरकत है, और तभी उसने देखा कि बज मशीन रूम में अलार्म स्प्रिंकलर को चालू करने वाला बटन ढूंढ रहा है। जैसे ही उसने सारे बटन ऑन किए, पूरे स्प्रिंकलर जोन में ओवर प्रेशर का अलार्म बजने लगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये दबाव प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर इंसान को मार सकता था। अब बज एक बेहद खतरनाक इंसान बन चुका था। उसके पास जाना और उसे रोकना किसी आत्महत्या से कम नहीं था। तभी रॉस को एक तरीका सूझा। उसने कहा कि हमें एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन जिसमें सेंसर लगे हों गहरे समुद्र में भेजना होगा और नीचे जाकर वाल्व बंद करना होगा ताकि ऊपर से बज कुछ न कर सके। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता लग रहा था। ड्रोन को समुद्र में उतारा गया और जैसे ही उन्होंने नीचे का नजारा देखा सबके होश उड़ गए, खासकर फुलमर के। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे स्प्रिंकलर सिस्टम पहले ही फट चुका है। मोटे से ईस्ट की मदद से उन्होंने आखिरकार वाल्व बंद कर दिया। उसी पल हीदर को समझ आया कि शायद यही बज का असली मकसद था, और सच में ऐसा ही था। ऊपर से देखने में लग रहा था कि वो सब कुछ तबाह कर रहा है, लेकिन असल में वो चुपचाप सबकी जान बचा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर समुद्र के नीचे वाला वाल्व बंद नहीं हुआ तो तबाही बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, एक नई परेशानी सामने आ गई। उन्हें सिस्टम चलाना ही नहीं आता था। तभी बज को एक इंसान याद आया। उधर फुलमर समुद्र में बने गोल घेरों को देखकर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक फोन बज उठा। ईस्ट ने फोन देखा और चौंक गया। सिग्नल आ रहा था। सिर्फ फोन ही नहीं, रेडियो भी काम करने लगा। अचानक सबको लगा जैसे घर लौटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। मार्क ने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। केट ने कैसी को वीडियो कॉल करके बताया कि वो ठीक है। कैसी ने कहा कि वो बहुत परेशान थी क्योंकि प्लेटफॉर्म से संपर्क टूटने के बाद उसने कंपनी को अनगिनत फोन किए थे, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। केट को ये अजीब लगा और उसने कैसी से कहा कि वो खुद रेस्क्यू टीम से संपर्क करे। इतना कह ही रही थी कि कैसी के घर की लाइटें झपकने लगी। फिर से बिजली चली गई। पिछले कुछ दिनों में ये कई बार हो चुका था। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक जाना पहचाना डरावना दृश्य सामने आ गया। केट बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक कॉल कट गई। कैसी क्या सच में दुनिया का अंत आ रहा था? उधर मार्क लगातार कोस्ट गार्ड को कॉल कर रहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसी बीच बज पौधों के जरिए फुलमर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फुलमर पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी खुद ब खुद ठीक होने की ताकत आ गई है। तभी ईस्ट अंदर आया। फुलमर ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बज की आवाज हवा में गूंज उठी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फुलमर को झटका लगा। उसे सब समझ आने लगा। वो बहाना बनाकर वहाँ से भागा और सीधा बाथरूम पहुंचा। उसने देखा कि उसके जले हुए घाव लगभग ठीक हो चुके थे। उसने कलाई की पट्टी हटाई तो वहाँ जरा सा भी निशान नहीं था। तभी फिर आवाज आई, हमें तुम्हारी जरूरत है। इधर बज ने गारो से कहा, वो आ रहा है। मार्क ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि कोस्ट गार्ड ने अभी तक रेस्क्यू कंफर्म नहीं किया है। उसने पूछा कि क्या किसी ने अपने परिवार को मदद का मैसेज भेजा है। कुछ लोगों को लगने लगा कि ऊपर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे। जब केट ने अपनी और कैसी की पूरी कहानी सुनाई तो बाकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। हट्टन को लगने लगा कि ये सब ऊपर वालों की साजिश है ताकि प्लेटफॉर्म बंद करने की झंझट से बचा जा सके और सब यहीं मर जाए। बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने ही वाली थी। तभी किसी ने बता दिया कि केट प्रेग्नेंट है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। मार्क पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से में फट पड़ा। केट शर्मिंदगी में वहाँ से भाग गया। मार्क भावुक हो गया। उसने कहा कि उसका काम सबकी सुरक्षा है और इसी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। वो एक अच्छा लीडर था, लेकिन हालात के आगे बेबस था। बाहर रोती हुई केट ने देखा कि फुलमर चुपचाप प्रोडक्शन मॉड्यूल की तरफ जा रहा है। चाहे जितना पुकारा, उसने पलट कर नहीं देखा। केट ने पीछा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। अब सवाल ये था, फुलमर का ये कदम सबके लिए फायदेमंद होगा या तबाही लेकर आएगा? जब सब लोग इस बात से परेशान थे कि अब यहाँ से निकलेंगे कैसे, तभी उन्हें एक नई उम्मीद दिखाई दी। समुद्र की सतह पर एक लाइफ बोट तैरती हुई दिखी। पहली नजर में लगा कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। अचानक स्कॉटलैंड के पूरे समुद्री इलाके में घना कोहरा छा गया, जो पूरे एक दिन तक फैला रहा। अगले दिन जैसे ही कोहरा थोड़ा थोड़ा छंटा, सबको लगा कि अब शायद घर लौटने का रास्ता खुल गया है। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ
कि वो गलत थे। पास ही मौजूद किनलॉक सी जॉन से काला धुआं उठता दिखा। उस रात सी जॉन की तरफ जाने वाली बैकअप बोट भी गायब हो गई। सबको लगा था कि शायद सी जॉन के लोग किसी तरह बच गए होंगे, लेकिन अगली रात समुद्र में एक और लाइफ बोट तैरती हुई आ गई। सबने सोचा कि ये मदद लेकर आई है, लेकिन असल में उनके सामने एक बेहद बेरहम और चालाक आदमी आया, डेविड कोको। रॉस ने सेफ्टी के लिए सबसे पहले सबका ब्लड टेस्ट करने की बात कही, लेकिन मोटा कोको साफ मना कर देता है। वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर बताता है कि वो हेड ऑफिस से भेजा गया है और उसे तुरंत कंट्रोल रूम जाना है। ईस्ट को उसे देखकर एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जिससे साफ लगता है कि दोनों का रिश्ता कुछ खास है। कंट्रोल रूम में रॉस कोको से पूछती है कि सी जॉन में आखिर हुआ क्या और वो वहाँ कैसे पहुंचा। कोको टाल मटोल करता है और बस इतना कहता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उल्टा वो रॉस से पूछता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों बंद किया गया। डनविन साफ कह देता है कि अगर वो बंद नहीं किया जाता तो सब मर जाते, क्योंकि नीचे समुद्र में ब्लो आउट हो चुका था। रॉस को कोको की बातें बहुत अजीब लगती हैं। उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था। मार्क उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और कहता है कि चुपचाप उस पर नजर रखते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कोको कितना खतरनाक और चालाक है। डिनर टाइम पर हट्टन, डनलिन और शेफ मोर्ची, तीनों पुराने क्रू मेंबर्स, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की बात कर रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए ऐसा लगा जैसे तीनों किसी एक फैसले पर पहुंच गए हों। उसी दौरान कोको चुपके से मार्क के ऑफिस में घुसता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी मार्क अंदर आता है और कोको तुरंत दराज बंद कर देता है। दोनों औपचारिक रूप से हाथ मिलाकर मिलते हैं। जब मार्क सी जॉन के लीडर डेरिक के बारे में पूछता है तो कोको एक पल के लिए अटक जाता है। वो कहता है कि धमाके से पहले ही उसे मेनलैंड वापस बुला लिया गया था। साफ था कि वो डेरिक को जानता तक नहीं था। इधर रॉस फुलमर द्वारा बनाए गए गोल घेरों को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि इनका मतलब क्या है। तभी केट की एक बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। केट ने कहा कि ये किसी चार्ट की लेयर्स जैसे लगते हैं या पेड़ के तनों पर बने सालों के निशान जैसे। तभी रॉस को झटका लगा। उसे समझ आया कि ये गोल घेरे जीवन के जन्म और खत्म होने का संकेत है। उसी वक्त मार्क और कोको भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन रॉस कोको को इग्नोर करके अपनी बात जारी रखती है। वो बताती है कि पहले उसे लगा था कि ये किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन है, लेकिन असल में ये पेड़ के रिंग्स और धरती की परतों जैसे हैं। हर एक रिंग किसी एक युग को दिखाता है और इनके बीच की दूरी धरती पर हुए 5 बड़े महाविनाशों के टाइम से मेल खाती है, जैसे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन और बाकी। आखिरी रिंग आज के समय को दिखाती है। ये सुनते ही कोको का चेहरा उतर जाता है। तभी वो बोल पड़ता है और कहता है कि सी जोन की तबाही भी इसी वजह से हुई थी। उसके मुताबिक ये सब इन्फेक्टेड लोगों की वजह से हुआ। अब दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए वो चाहता है कि प्रोडक्शन मॉड्यूल में जाकर बज और उसके साथी को खत्म कर दिया जाए। मार्क ये सुनते ही भड़क उठता है। वो साफ कह देता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। कोको को समझ आ जाता है कि यहाँ बात नहीं बनेगी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। बाहर निकलते ही हट्टन और डनलिन उसके पीछे आ जाते हैं। कोको उन्हें बहकाते हुए पूछता है घर जाना है। घर लौटने की चाह में वो उसकी बातों में आ जाते हैं। कोको उन्हें समझाता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो जाएगा। वो भरोसा दिलाता है कि किसी को नुकसान नहीं होगा। मजबूरी में तीनों उसकी बात मान लेते हैं। इधर फुलमर प्रोडक्शन मॉड्यूल पहुंच चुका था। वो बज से पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। बज बस इतना कहता है, हमें उसे बचाना है ताकि वो हमें बचा सके। कोको के कहने पर तीनों पुराने क्रू मेंबर सेफ्टी सूट पहनकर एक कंटेनर तक पहुंचते हैं। पासवर्ड डालते ही दरवाजा खुलता है और अंदर गैस से भरे सिलेंडर दिखाई देते हैं। उसी वक्त कोको कंट्रोल रूम में घुसकर सबको बाहर भेज देता है और पूरे प्लेटफॉर्म का फायर सिस्टम ऑन कर देता है। जैसे ही गैस सिस्टम के जरिए फैलती है, बज और फुलमर को हवा में मौजूद उस अजीब ताकत की कमी महसूस होने लगती है। जब तीनों निकलने वाले होते हैं, तभी गारो सामने आ जाता है। वो सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है। हट्टन उसे हटने को कहता है, लेकिन गारो खून की उल्टी कर देता है। तभी डनलिन को समझ आता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। मकसद बेहोश करना नहीं बल्कि मारना था। अब बहुत देर हो चुकी थी। गारो मर चुका था। हट्टन और मोर्ची बाहर निकल आते हैं, लेकिन डनलिन को बाहर से दरवाजा बंद करके अंदर ही छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन खत्म होते ही वो भी मर जाता है। इधर फुलमर गारो की लाश देखता है और उसी वक्त पौधे सूखने लगते हैं। जैसे ही वो सिस्टम बंद करने की कोशिश करता है, वो भी जहर से गिर पड़ता है। बज की हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। उसी पल समुद्र के नीचे बना आखिरी रिंग बंद हो जाता है। मतलब अब तबाही शुरू हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर फंसे हैं, क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। पिछली घटनाओं के बाद ये साफ हो चुका था कि मोटा कोको चालाकी से 3 पुराने क्रू मेंबर्स से जहरीली गैस रिलीज करवा चुका है। उसी ने बाहर का दरवाजा बंद किया, जिसकी वजह से डनलिन और गारो की दर्दनाक मौत हो गई। अब फुलमर और बज भी जहर की वजह से बेसुध पड़े थे। क्या उनका भी अंत हो गया था? घटना के बाद मार्क ने बाहर का दरवाजा खोला और फायर सिस्टम बंद कराया। रॉस सेफ्टी सूट पहनकर प्रोडक्शन मॉड्यूल में घुसी। वो किसी भी हालत में फुलमर को बचाना चाहता था, लेकिन फुलमर बिल्कुल बेहोश पड़ा था। रॉस उसे घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, मगर ताकत कम पड़ जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर
गिर जाती है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो हरे पौधे पूरी तरह मुरझा चुके थे, उनमें अचानक फिर से जान आ जाती है। हवा में वही अजीब सी ऊर्जा दोबारा फैलने लगती है और फुलमर के चारों तरफ घूमने लगती है। अचानक फुलमर की आंख हिलती है। जैसे ही वो होश में आता है, पौधे पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि न उसे मारा जा सकता है और न ही उसके रक्षक को। इस तरह से उन्हें खत्म करना नामुमकिन है। कोको को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये हरकत स्कॉटलैंड के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। उसी वक्त बज भी होश में आ जाता है, लेकिन गारो के साथ ऐसा नहीं होता। वो वापस नहीं आता। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो चुना हुआ इंसान नहीं था। यही उसकी मौत की इकलौती वजह थी। फुलमर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अब मार्क का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ठान लेता है कि अब कोको से हिसाब लिया जाएगा। उसे सच उगलवाना ही होगा। यही कहानी हमें फ्लैशबैक में किनलॉक सी जोन ले जाती है। वहाँ हैरिस ने सबसे पहले कोको को बताया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रेशर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और अगर तुरंत बंद नहीं किया गया तो भयानक धमाका होगा। लेकिन कोको ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। असल में वो धमाके को रोकना ही नहीं चाहता था। यही उसका मकसद था। कोको को लगा था कि इस धमाके से समुद्र के नीचे मौजूद वो रहस्यमयी जीव मर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। धमाके में सी जोन के बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह सिस्टम बंद किया और कोको के कहने पर उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब वो लोग लाइफ बोट से भाग रहे थे, तब वो और लोगों को भी बचा सकते थे, लेकिन कोको ने जानबूझकर नाव तुरंत रवाना कर दी। अब वापस मौजूदा समय में कोको से पूछताछ होती है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहता है कि कंपनी का मकसद था समुद्र से आखिरी बूंद तक तेल निकालना। अगर लीकेज हो तो बंद करो, अगर रुकावट आए तो साफ करो और अगर कोई खतरा दिखे तो उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर दो। वो साफ कह देता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक खत्म करने का मिशन था, जानबूझकर किया गया सफाया। असल सच्चाई ये थी कि हेड ऑफिस को पहले से पता था कि समुद्र के नीचे कोई बहुत पुराना और ताकतवर जीव मौजूद है। उन्होंने उसे नाम दिया था आदि पुरुष या प्रोजेनिटर। पिछले 6 महीनों से कंपनी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम रही। यही वजह थी कि उन्होंने पूरा इलाका छोड़ने और सभी कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला कर लिया था। मार्क ये सारी बातें रॉस को बताता है। नतीजा साफ था, अगर आदि पुरुष को समय रहते नहीं रोका गया तो वो जमीन की तरफ बढ़ेगा और तबाही मचा देगा। लेकिन रॉस इस सोच से सहमत नहीं होती। उसे पूरा यकीन था कि आदि पुरुष को मारा नहीं जा सकता। ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब लड़ने की बजाय उसकी बात सुनी जाएगी। अगर जोर से नहीं तो समझदारी से। शायद तभी कोई रास्ता निकले। फुलमर आदि पुरुष से संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार उसे साफ साफ उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसे उसके गुस्से की झलक भी दिखती है। मार्क को लगता है कि इस तबाही को रोकने की चाबी शायद बज के पास है। वो आदि पुरुष का रक्षक है। तीनों मिलकर बज को ढूंढने निकलते हैं। उधर कोको एक बार फिर अपनी घटिया चाल चलता है। वो हैरिस को धमकाता है कि अगर जिंदा बाहर निकलना है तो उसकी बात माननी होगी। फिर वो बताता है कि हेलीकॉप्टर रास्ते में है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम करना होगा। वो फिर से धमाका करके आदि पुरुष को मारना चाहता था। प्रोडक्शन मॉड्यूल में बज चुपचाप खड़ा था। तीनों उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि मिलकर आदि पुरुष की रक्षा कर सकें, लेकिन बज की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है कि आदि पुरुष ने उससे संपर्क तोड़ लिया है। उसे लगा था कि वो मदद कर रहा है, लेकिन वो नाकाम रहा। इधर हैरिस जानबूझकर सिस्टम चालू करने का नाटक करता है, लेकिन असल में ब्रॉडकास्ट ऑन कर देता है। कोको बुरी तरह भड़क उठता है। उसी वक्त हीदर और बाकी लोग भी आवाज सुनकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं। तभी आदि पुरुष का गुस्सा फूट पड़ता है। चौथा झटका आता है और पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं। जैसे ही चौथा झटका आता है, पूरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। दीवारें कांप उठती हैं और हर किसी को एहसास हो जाता है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हीदर, केट और बाकी लोग भागते हुए कंट्रोल रूम में घुसते हैं। हीदर गुस्से में कोको पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी कंट्रोल रूम में एक नई आवाज गूंजती है। बताया जाता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अब बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है और किनलॉक बी जोन के सभी लोगों को तुरंत हेलीपैड की तरफ जाना होगा। ये सुनते ही कोको सबसे पहले दौड़ता है। ऊपर पहुंचकर जब वो आसमान में हेलीकॉप्टर को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी जीत वाली मुस्कान होती है। तभी उसके पीछे हट्टन आकर खड़ा हो जाता है। उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है। अगर कोको ने बाहर का दरवाजा बंद न किया होता तो डनलिन आज जिंदा होता। एक पल के लिए हट्टन का मन करता है कि वो कोको को वहीं खत्म कर दे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसे पता है कि कोको को जिंदा ले जाना ही सबके लिए
इंसाफ का एकमात्र रास्ता है। गुस्से में वो कोको को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मेरी नौकरी छीनने की बात करता है, तू इसके लायक भी नहीं है। उधर रॉस, मार्क, हीदर और केट एक बेहद अजीब और डरावना नजारा देखते हैं। हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कण जिन्हें वो अब तक अलग अलग देख रहे थे, अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। रॉस आगे बढ़कर शांति का संदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसानों को बहुत मौके दिए जा चुके थे। अब वो कण मिलकर एक बड़ा चमकता हुआ गोल घेरा बना लेते हैं। इसी के साथ प्लेटफॉर्म पर 5वां झटका आता है, जो अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा ढांचा टूटने की कगार पर आ जाता है। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी बज रुक जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी आदि पुरुष की वजह से ही बची है। अगर वो ना होता तो वो कब का मर चुका होता। इसलिए अब वो कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं रहकर उसकी रक्षा करेगा। मार्क समझ जाता है कि बज का फैसला पक्का है। वो उसे और रोकने की कोशिश नहीं करता। लगभग सारे क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर में बैठ चुके होते हैं। तभी हीदर समुद्र की तरफ देखते हुए अचानक जड़ हो जाता है। उसके चेहरे का डर सब कुछ बयां कर देता है। दूर समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठ चुकी होती है, जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। रॉस और बाकी लोग भी उसे देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक लहर नहीं है, बल्कि सुनामी है। और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पहले ही किनलॉक सी जोन को तबाह कर चुकी थी। लहर के बिल्कुल पास पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। अगले ही पल वो विशाल लहर प्लेटफॉर्म से टकरा जाती है। बस कुछ सेकंड का फर्क था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब सवाल ये था कि क्या बज मर गया? शायद नहीं। ये मत भूलिए कि वो आदि पुरुष का सबसे वफादार रक्षक था। लहर आने से पहले ही वो उस चमकते हुए गोल घेरे के अंदर चला गया था। मुमकिन है कि वो किसी और ही दुनिया या किसी पैरेलल रियलिटी में पहुंच गया हो, जहां उसकी कहानी एक नए मोड़ पर चली गई हो। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग भले ही जिंदा बच गए हों, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। केट को अचानक याद आता है कि ये विशाल लहर अब जमीन की तरफ बढ़ रही है और उसकी पत्नी कैसी ठीक उसी तट के पास रहती है। ये सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी कोको एक और डरावनी बात कहता है, लेकिन वो बात क्या थी ये वो पूरा नहीं बताता। शायद उसका जवाब अब अगले सीजन में ही मिलेगा। केट का दिल बैठ चुका था। उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था। कुछ ही देर बाद कैसी की तरफ जोरदार झटके महसूस होने लगते हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है। बाहर देखते ही वो वहीं रुक जाती है। सामने वही विशाल लहर थी और यहीं पर इस सीरीज के पहले सीजन की कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।